चलें जी, किससे पूछें? आप सही आ जाए हो। पहले एक सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा था इससे पहले टेक्स्ट से, हम वो पूछ लेंगे आपसे। पीआरसी पास की थी? एक सब्जेक्ट में, एक अटेम्प्ट में 5 सब्जेक्ट पास किए थे? दो दो करके किए थे, फिर रहने देते हैं। किससे पूछें यार, किससे पूछें? वो जो भाई बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है यार, आगे हमने कुर्सियाँ किराए के लिए नहीं रखी हुई, आगे आ जाओ कि नींद पूरी करनी है वहाँ पे। कहाँ पानी है? किससे पूछें यार? चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या होता है? मैंने ये पढ़ाया नहीं, मैंने ये पढ़ाया है। मैन्युफैक्चरर की कल डेफिनेशन क्या थी, मुझे बताओ। ये रट्टा मारने, बताएं मैन्युफैक्चरर क्या होता है? अच्छा, मैन्युफैक्चरर में हमने 3 एडिशनल पॉइंट्स पढ़े थे, वो बताओ कौन से थे? एक मिनट, आजा भाई तू, आजा भाई तू, इधर आ, तू बोर्ड पे आ मेरे साथ। आजा 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 आजा, पकड़। नहीं नहीं नहीं, आजा आजा। पीपी करने है ना? पीपी नहीं करना। पीपी में हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। आओ जरा आगे, टाइम पे करेंगे पीपी। इस अटेम्प्ट के बाद पीपी कर लीजिएगा, अगर आपकी उससे अगली क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है तो। रिटेल प्राइस क्या होती है? जो रिटेलर देता है कि जो कस्टमर पे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? वाह, आजा भाई आगे तू, तुझे तो मैं अब घर तक छोड़ के आऊंगा। आजा 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 ना, आजा आजा। तेरी टांग नकली है क्या? हो टांग को क्या मतलब? नकली है? हम चला देंगे तुझे, आज तू भागेगा, आज मैराथन में जाएगा। आजा आजा, नहीं तुझे पीपीआर में करवाऊंगा। आजा 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 ना, शर्मा क्यों रहे, शर्मा क्यों रहे? दुल्हन है, दुल्हन है, आजा ना। नहीं आजा 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 मेरे भाई, आजा। खैरा मसली कर देंगे, आजा 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 ना, आजा 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 आजा। ससुराल तो लेके दूं, आजा। पकड़ो मार्कर, आजा बोर्ड पे जरा। एक सप्लाई चेन तो ड्रॉ करके देना, जिसमें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर पे कर रहा हो। हाँ वही, हाँ ना, एक सप्लाई चेन तो ड्रॉ करना सारी, इनपुट और आउटपुट टैक्स लिख के कॉलम बनाते हुए। ये कैसे है? अज्यूम किस चीज़ का अज्यूम की है? क्यों? तो अज्यूम ये मैथ का पेपर है,
अब इसका कल से जमन ख़त्म हो जाएगी, जाओ। नहीं नहीं, मैं बुलाता हूँ दोबारा आपको, 15 मिनट के बाद दोबारा आइएगा, एक और सवाल माइंड में आ रहा है। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर रिटेलर्स ड्राइंग करता है, हार्ट बीट तेज़ हुई हुई, हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है, टांग सही हो गई, दर्द हो रहा है, अभी तो बहुत होगा, पूरा सेशन पड़ा हुआ है। अगर कोई रिटेलर ड्राइंग करता है कोई भी, तो क्या वो सप्लाई होगी कि नहीं होगी? एक रिटेलर है, वो भी ड्राइंग्स कर रहा है, और एक मैन्युफैक्चरर भी ड्राइंग कर रहा है, हम सप्लाई किसको कंसिडर करेंगे, मैन्युफैक्चरर को कि रिटेलर को? मैन्युफैक्चरर को। अगर कोई रिटेलर कोई भी गुड्स उठा के फ्री में अपने एम्प्लॉय को दे दे, तो क्या वो सप्लाई है कि नहीं है? है कि नहीं है? ज़रा डेफिनेशन जाए सप्लाई की, सप्लाई की डेफिनेशन ओपन कीजिएगा, और डेफिनेशन में पहला पॉइंट में क्लियरली क्या लिखा हुआ है, वो किसके लिए पॉइंट है? मैन्युफैक्चरर के लिए है, तो वो उसकी बात नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें से सिनेरियोज वगैरह क्रिएट होते हैं। आगे चलते हैं, आगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, रट्टा भी मारना है, न्यूमेरिकली भी आती है, मतलब हर अटेम्प्ट में उसने इसको टेस्ट करना है, चाहे न्यूमेरिकली कर रहा हो चाहे थ्योरेटिकली कर रहा हो। तो ये हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट तरीन है डेफिनेशन। क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज का मतलब क्या होता है? घर। अगर कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? घरेलू सनत। आपने अक्सर नाम सुना होगा घरेलू सनत का, कि ये वो इंडस्ट्रीज़, ये वो फैक्ट्रियाँ जो आप अपने घरों में ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। अक्सर लोगों ने अपनी बैठकों में मशीनें लगाई होती हैं, घरों में बेकरियाँ लगाई हुई हैं, घरों में काम कर रहे हैं, सिलाई का, कढ़ाई का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसकी आती हैं? कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर रही होती हैं। रिमेंबर, जो भी हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है ये सेल्स टैक्स में क्या है? एग्जेम्प्ट है। ये सेल्स टैक्स में क्या है? एग्जेम्प्ट है, मतलब इसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है, लेकिन इसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने क्या कह दी है? एग्जेम्प्ट कह दी है। अब कॉटेज इंडस्ट्री है क्या? वो जो ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? कॉटेज इंडस्ट्री कह रहे होंगे। अब इसको आप लोगों ने अपने नोट्स पे, जो चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, आपने भी वहाँ पे चीज़ें हाईलाइट करती जानी है। अब पहला क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है? ये कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की। हम पढ़ के आ चुके हुए मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं। आप घर में कोई और काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कभी भी कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी सिर्फ वही क्या बनेगी? कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट बनेगी। पहली बात है, ये क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। और बाकी क्या है? जो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो, सारी की सारी। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो किसी भी इंडस्ट्रियल गैस या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के ऊपर नहीं है। जो बिजली का मीटर इस्तेमाल हो रहा है या जो गैस का मीटर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल नहीं है। इंडस्ट्रियल मीटर बड़े होते हैं, डोमेस्टिक मीटर छोटे मीटर्स के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड है, किसी भी कमर्शियल एरिया में या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं, बल्कि जो जहाँ पे घर वगैरह आपके हैं वहाँ पे सिचुएटेड है। नंबर 3, उसकी टोटल लेबर कभी भी किसी भी महीने में 10 से ऊपर नहीं जाएंगे। मैक्सिमम मजदूर कितने रहेंगे? 10। और जो उसका एनुअल टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब आप अभी यहाँ पे लिख लें सेल्स। एनुअल टर्नओवर का मतलब है सालाना सेल्स के 12 महीनों की जो उसकी टोटल सेल्स है सारी मिला के वो 8 मिलियन से, मतलब 80 लाख से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन चारों बातों को फुलफिल कर लेगा तो उसे हम क्या कहेंगे?
कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे और उसके लिए फिर रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। अगर इसमें से एक चीज़ भी लैप्स हो गई तो वो फिर कॉटेज इंडस्ट्री नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वर्कर 10 से 11 हो गए हैं, अब वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। अगर टर्नओवर है 9 मिलियन हो गया है, वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। अगर वो किसी कमर्शियल एरिया में चला गया है तो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। अगर कनेक्शन चेंज हो गया है यूटिलिटी का तब भी वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं होगा। तो ये चारों कंडीशंस फुलफिल होना लाजमी है। कौन कौन सी आप बोलें? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये डेफिनेशन आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में पूछ रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा तो थ्योरेटिकली पूछेगा, लेकिन ये हर अटेम्प्ट में उसने पूछनी ही पूछनी है। द रीज़न इज़ डैट इसको पूछने की इसमें चेंजेस बहुत होती हैं। अभी जब बच्चे पेपर दे के आए लास्ट अटेम्प्ट में तब इसका क्राइटेरिया चेंज तब चेंज हो गया, तब उसका टर्नओवर 10 मिलियन तब कितना हो गया 8 मिलियन। तो चूंकि इस डेफिनेशन में हर 1-2 माह बाद चेंज कर रहा होता है हमारा डिपार्टमेंट, इसलिए इसकी टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिर बार बार पूछी जा रही होती है। कॉटेज इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कनेक्शन कौन सा होगा? नो इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। नंबर 3 कहाँ पे है? रेजिडेंशियल एरिया में। नंबर 4 लेबर कितने हैं? 10 और टर्नओवर कितना है? 8 मिलियन। जो इन सब को फुलफिल करेगा उसे क्या कहेंगे? कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। अब पेपर में पास्ट पेपर में सवाल आया हुआ है स्प्रिंग 2018 में, वो था एनलिस्ट द सर्कमस्टांसेस इन विच कॉटेज इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। एनलिस्ट द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कॉटेज इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। बताएं कि कॉटेज इंडस्ट्री को कब रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये सवाल था और वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है बाय द स्टूडेंट्स। 15% बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे। अब इसका जवाब क्या है? आप ये डेफिनेशन लिख दें और साथ लिख दें इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, तो क्या करना पड़ेगा? इसको फिर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये आता है पेपर में। इससे जो लास्ट टाइम से स्प्रिंग 23 में न्यूमेरिकल्स में सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री की एडजस्टमेंट 3 नंबर की आई हुई है। हर अटेम्प्ट में कॉटेज इंडस्ट्री को वो पूछ रहा है न्यूमेरिकली या थ्योरेटिकली। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लें फिर हम आगे चलते हैं। इसको देख लें, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। ये आपको इस अटेम्प्ट में भी पेपर में आनी है, न्यूमेरिकली हो गई या थ्योरेटिकली हो गई, ये पेपर में आपको आनी ही आनी है और इसको आपको क्रैम करना पड़ेगा, रटा मारना पड़ेगा। 4 बातें सिर्फ से याद रखनी है: कनेक्शन, लोकेलिटी, लेबर और टर्नओवर। टर्नओवर 8 मिलियन, लेबर 10, लोकेलिटी रेजिडेंशियल और कनेक्शन इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? कॉटेज इंडस्ट्री कहला रही होगी। इज दैट क्लियर? इसको तो पढ़ ले फिर आगे चलते हैं। अब हम जब टैक्स की बात करते हैं, जब भी हम टैक्स लेवी कर रहे होते हैं तो 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स और इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, और इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है। अब इसको ज़रा समझना है। पहले हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक चीज़ बेची है 1000 रुपये की, आप कहते हैं जी इसके ऊपर 18% GST है, टैक्स कितना बनेगा? 180 रुपये। अब ये जो अमाउंट है ना आपकी, ये वाली अमाउंट, ये है आपकी एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। इस अमाउंट में सेल्स टैक्स जो है वो आपका शामिल नहीं है।
आप इसके ऊपर रेट लगाते हैं, रेट लगाने के बाद क्या मिलती है आपको, सेल्स टैक्स की अमाउंट मिलती है। फिर आप कस्टमर को कहते हैं कि भाईजान आप 1000 रुपये की चीज़ है, 180 रुपये सेल्स टैक्स है, आप हमें कितना पे करेंगे, 1180 रुपये पे कर रहे होंगे। जब भी आपका सेल्स टैक्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होता है ना कोई भी अमाउंट, तो हम उस पर सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाती है, इतना सेल्स टैक्स बनेगा। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव का मतलब है कि इस अमाउंट में सेल्स टैक्स जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है, शामिल है। अगर हम इसकी बात करें इंक्लूडेड की, अब इसमें क्या होगा, वो कह देगा ये 4000 रुपया है, इस 4000 में सेल्स टैक्स जो है वो शामिल है। हमने बताना है कि कितना सेल्स टैक्स शामिल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद नहीं करना आपने, आप बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे। अब देखें ये चीज़ जो है ये कितनी है हमारी, 100% है, इस पे रेट कितना लगाया हमने, 18%, ये कितनी बन गई है, 18%, ऐसे ही है। जब सेल्स टैक्स शामिल हो जाता है तो वो अमाउंट कितनी होती है, 118% होती है। इसका मतलब जो ये हमारे पास फिगर है जिसमें सेल्स टैक्स शामिल है, ये कितने परसेंट है, 118। आप इसको 118 पे डिवाइड करें, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, कितनी बनती है, कितनी, 610 रुपीज़ जो है वो इसमें क्या है, सेल्स टैक्स शामिल है। तो इसका मतलब 4000 टोटल अमाउंट थी, 610 रुपये इसमें सेल्स टैक्स शामिल था, लेस करें कितना बनता है, 3390। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये वाली अमाउंट जो है ये इंक्लूसिव है, ये वाली अमाउंट जो है ये एक्सक्लूसिव है, और ये क्या है आपका सेल्स टैक्स है। इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव वाले फैक्टर को। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है, इसको नोट कर लें आप। तो ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है और क्या नहीं होता। क्या एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, आप रेट लगा रहे हैं, सेल टैक्स की अमाउंट आ रही है। इंक्लूसिव जो भी अमाउंट है उसमें सेल्स टैक्स शामिल होता है, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर वो इंक्लूसिव है तो ये 118% को शो कर रही है, इसको 118 पे डिवाइड करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, कितना हमारा सेल्स टैक्स जो है वो बन रहा होता है। परसेंटेज सेल्स टैक्स में एक ही है, वो 18% है, हम इसी रेट के ऊपर लगाते हैं टैक्स हमेशा। ये क्लियर है। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, वो है टैक्स फ्रॉड। फ्रॉड किसे कहते हैं, धोखा। टैक्स फ्रॉड भी क्या है, टैक्स वालों के साथ धोखा करना। अब टैक्स फ्रॉड क्या होता है इसको देखते हैं हम। टैक्स फ्रॉड बेसिकली क्या है कि फ्रॉड करना या कोई भी ऐसा अमल जो आप नोइंगली कर रहे हैं। नोइंगली का मतलब है जानते हुए, डिसऑनेस्टली कर रहे हैं या फ्रॉडलेंटली कर रहे हैं, किसी भी लॉफुल एक्सक्यूज़ के बिना। आपके पास कोई लीगल एक्सक्यूज़ नहीं है, आप डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली या नोइंगली क्या कर रहे हैं, ये वाले काम करेंगे। 3 क्या, कोई भी आपका ऐसा एक्ट है या कोई भी आपकी ऐसी ओमिशन, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो लॉ की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से ये 3 चीज़ें हो रही हैं। क्या, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को 2 टैक्स पीरियड्स के लिए अंडरस्टेट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी है, आपने ये पे करनी है। आपकी ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी बनती थी जून के महीने की 10,000, जुलाई के महीने की 12,000, लेकिन आपने फ्रॉड किया जानते हुए। आपने कहा मेरी जून के टैक्स लायबिलिटी है 8,000 और जुलाई की टैक्स लायबिलिटी है 6,000। अब आप जानते हुए अपने टैक्स लायबिलिटी को अगर 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स के लिए अंडरस्टेट कर दें तो ये क्या है, टैक्स फ्रॉड है। या जानते हुए आप अपना रिफंड जो है वो ओवरस्टेट कर दें। रिफंड आपको गवर्नमेंट ने पैसे वापस करने होते हैं,
आप कहते हैं जी मेरा रिफ़ंड तो 1000 रुपये है, आपने मैनिपुलेट किया डाटा को, इन्वाइसेस वगैरह में खेला और आपने गवर्नमेंट से जाके 2000 रुपये का रिफ़ंड ले लिया, गलत रिफ़ंड है। तो ये भी क्या होगा, आपका टैक्स फ्रॉड कहलाएगा। और तीसरा है कि अगर आप फेक इन्वाइसेस इशू कर रहे हैं, आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आपने इशू कर दी इन्वाइसेस, या अगर आपने फेक इन्वाइसेस इशू कर दी हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। तो टैक्स फ्रॉड में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, क्या, लाइबिलिटी को अंडरस्टेट करना, रिफंड को ओवरस्टेट करना, और क्या करना, रजिस्टर्ड हुए बिना गलत इनवॉइसेस, फेक इनवॉइसेस इशू करना, ये क्या कहलाएगा, टैक्स फ्रॉड कहलाएगा। तो कितनी बातें हैं, एक फेक इनवॉइस इशू करना, लायबिलिटी को अंडरस्टेट करना और रिफंड को ओवरस्टेट करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो टैक्स फ्रॉड क्या होता है जरा बताएं। लायबिलिटी को अंडरस्टेट करना, रिफंड को ओवरस्टेट करना, फेक इनवॉइस इशू करना, ये हमारा क्या है, टैक्स फ्रॉड। और कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? लेबर 10 तक, टर्नओवर कितना, 8 मिलियन, और आखिरी इतनी डेफिनेशन है, कल हम आपसे बोर्ड पे लिखवाएंगे। हाँ, उसके बाद है टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ रीड ओनली रखना है। टैक्स पीरियड का मतलब है कि वो टाइम पीरियड जिसका हम रिटर्न जमा करवाते हैं। सेल्स टैक्स में टैक्स पीरियड हम हर 1 महीने को कहते हैं। 1 महीने का जो टाइम है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स पीरियड कहलाएगा। हम हर 1 महीने का रिकॉर्ड जो है वो क्या कर रहे होंगे, डिपार्टमेंट को सबमिट करवा रहे होंगे, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का। तो जो 1 महीना है वो हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स फ्रॉड के टैक्स पीरियड कहला रहा होगा। उसके बाद ड्यू डेट है, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू डेट का मतलब है कि आपने अपनी रिटर्न कब तक जमा करवानी है या टैक्स कब तक पे करना है। तो रिमेंबर, हर महीने की जो 15 तारीख है वो हमारी क्या होती है, ड्यू डेट। अगर आपने फरवरी के महीने में सेल्स की हैं तो फेब के महीने की रिटर्न जमा करवाने की डेट क्या होगी, 15 मार्च। मार्च के महीने में सेल्स वगैरह की हैं तो मार्च के महीने का टैक्स जमा करवाने की डेट क्या होगी, अप्रैल। तो हर महीने की जो अगली है ना 15 तारीख, वो क्या होती है, हमारी ड्यू डेट होती है। इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स क्या होता है कि जो सर्विसेज वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो सूबे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सेल्स टैक्स ले रहे होते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कहला रहा होता है। उसके बाद है ई इंटरमीडियरी, ये सॉफ्टवेयर है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी रीड ओनली है, आपका पेपर में नहीं पूछेगा। ई इंटरमीडियरी क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर है, जैसे वेबसाइट है, आप जाते हैं, जैसे आप आई कैप पे जाते हैं, वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट करते हैं। जब आप फ़ीस सबमिट करने जाते हैं ऑनलाइन तो आई कैप के पोर्टल के अलावा एक अलग विंडो खुल जाती है जहाँ पे जाके आप फ़ीस सबमिट कर रहे होते हैं। सिमिलरली जब आप टैक्स वगैरह जमा करवाने जाते हैं तो FBR का ही पोर्टल होता है जहाँ पे जाके आप रिटर्न जमा करवा रहे हैं, टैक्स वगैरह पे कर रहे होते हैं या FBR से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ई इंटरमीडियरी कहला होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, एक वेबसाइट का नाम है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये रीड ओनली है। ठीक है, मार्क कर लिए। हाँ, ये सुबह को देना होता है, ये सिर्फ लगता है सर्विसेज के ऊपर लगता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो एडवांस टैक्स में है। उसके बाद टैक्स इनवॉइस, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सिनेरियो बेस्ड इंपॉर्टेंट है, इसको रटा नहीं मारना। इनवॉइस किसे कहते हैं, रसीद को, दैट्स गुड। कभी आप केक्स एंड बेक गए हैं, उनकी रसीद देखी है? ये अभी आपके में से किसी के पास कोई रसीद पड़ी हो आपके वॉलेट्स में या जेब में या पर्स में जिसके ऊपर GST है, किसी के पास है कोई रसीद? जरा निकाल ले। कॉलेज की रसीद में कहाँ लग जाए GST, गरीब सा कॉलेज है हमारा यार। कोई खुफिया रसीद तो नहीं, किसी को तोहफे वाली रसीद हो? KFC नहीं, ये सर्विसेज में आएगा, इस पर GST चार्ज नहीं होता, देखा सर्विसेज आइए। कोई दूसरी किसी के पास रसीद हो? कोई नहीं, मेरा वॉलेट उधर पड़ा वरना मैं ले आता, उस पर रसीदें होंगी।
भाई रिटर्न जमा करानी होती है, पता होगा कितना खर्च किया है, गरीब आदमी हूँ यार। चलें ये रसीद दिखाएं ज़रा। यार सारे गरीब लोग हैं मेरी तरह, रसीद किसी के पास नहीं है, कि रसीद लेते नहीं है, कीप द चेंज कह के आ जाते हैं। जैसे एक ये रसीद है ना, आप इस कोई भी रसीद पकड़ें जाके, आप किसी बेकरी की पकड़ लें, उसका एक फॉर्मेट है जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है जिसको हम लेके चल रहे होते हैं। सबसे पहले उस इदारे का जो नाम होता है जहाँ से रसीद होती है उसका नाम आया होता है, फिर हम देखते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो लिखा होता है, जैसे इन्होंने नहीं लिखा हुआ, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है। मोस्टली जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कि आप सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है या इनकम टैक्स का क्या है वो लिखा जाता है। फिर जो आपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो सेल कर रहा है, जो सेलर है उसका नाम लिखा होता है, और बायर जो है उसका नाम भी क्या होता है लिखा होता है। फिर आपने कौन सी गुड्स ली हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितनी वैल्यू है, सारा कुछ लिखा होता है। वो लिखने के बाद वो आपको बताता है कि ये इसका टोटल सम है। फिर उस टोटल सम पे क्या किया जाता है, जीएसटी जो है वो चार्ज किया जा रहा होता है। तो आप किसी भी जाके रसीद को पकड़िएगा जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होता है, उसका तकरीबन फॉर्मेट जो है वो हमारा इसी तरह से होता है। तो टैक्स इनवॉइस की अगर हम बात करें तो आपको इसको सिर्फ रीड करना है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि इनवॉइस कौन इशू करेगा। सबसे पहली बात है रजिस्टर्ड पर्सन। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। और जो इनवॉइस इशू की जाएगी उसके जो पर्टिकुलर्स होंगे वो क्या होंगे, पहली कि वो गैपलेस सीरियल नंबर्ड होगी, एक पूरा चलता है सीरियल 1001, 1002, 3, तो हर बंदे को एक अगली इनवॉइस मिल रही है सीरियल नंबर के हिसाब से। फिर जो सप्लायर है जो सामान बेच रहा है उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारा कुछ क्या होगा मेंशन होगा। फिर जिससे आपने सामान बेचा है उसका भी नाम पता जो है हम वो लिख रहे होते हैं। और अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है जिस बंदे को सामान बेच रहे हैं, और अगर आपकी टोटल सेल्स जो उसको की हैं वो 1 लाख से अबव है, जिसको सेल्स की हैं वो बंदा कौन है, अनरजिस्टर्ड है, और वैल्यू जो है वो क्या है 1 लाख से अबव है, तो इस बंदे का फिर जो आईडी कार्ड है वो भी हम लेते हैं, और वो आईडी कार्ड लेके हमने अटैच करना होता है कि जी हमने इस अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल्स की हैं 1 लाख से अबव, इसका शनाख्ती कार्ड जो है वो भी क्या होगा हम ले रहे होते हैं। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, हर लिखा होता है इनवॉइस के ऊपर किस तारीख की इनवॉइस है वो मेंशन किया जाता है। फिर क्वांटिटी क्या है वो लिखते हैं। फिर वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कि ये टोटल वैल्यू है, इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। फिर बताते हैं कि अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कितनी है रेट लगा के। फिर बताते हैं टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स जो आप क्या करके आ रहे होते हैं, पे करके आ रहे होते हैं। तो किसी भी रसीद को पकड़ लें, आप उसका फॉर्मेट देख लें, यही फॉर्मेट है, यही सारी बातें हैं जो हमने क्या की होती हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की हैं उसका आईडी कार्ड ले, अगर अगले बंदे ने अपना आईडी कार्ड गलत प्रोवाइड कर दिया तो इसका बर्डन कभी भी सेलर के ऊपर नहीं आता। उसने तो अपनी बेस्ट एफर्ट की, अगले बंदे ने बीच में ये बेईमानी की है तो उसका जो बर्डन है वो उसकी जो पेनल्टी है वो उसके ऊपर नहीं आएंगी। ठीक है। इसको रीड कर लें। अब हम चलते हैं इस अटैम्प्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रिसेंट अटैम्प्ट में आया है, एसोसिएट्स। एसोसिएट्स क्या होते हैं अभी इसको देखेंगे। अभी इस अटैम्प्ट में 4 नंबर का सवाल आया है कि एसोसिएट्स क्या होते हैं। आई गेस पढ़ा भी होगा 5 पे। एसोसिएट्स बिल्कुल एंड पे लिखा होगा। नहीं पढ़ा होगा डाउनलोड करने वाला है। टैक्स इनवॉइस पढ़ लिया? टैक्स इनवॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए जी, एसोसिएट्स किसे कहते हैं बताएं? रिश्तेदार,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी इसमें से ऑटम 24 में सवाल आ चुका हुआ है, सॉरी ऑटम 23 में सवाल आ चुका हुआ है। एसोसिएट में से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया था। एसोसिएट्स किसे कहते हैं? नाम से क्या जाहिर होता है? एसोसिएशन होगी, ताल्लुक़ होगा, आपस में रिलेटेड होंगे, और क्या हो सकते हैं? पार्टनर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का मतलब क्या होगा? एसोसिएट्स का मतलब देखते हैं। रिमेंबर, ये है डेफिनेशन एसोसिएट्स की कि टू पर्सन जो हैं वो कब एसोसिएट कहलाएंगे। ये दो बातें जो हैं वो आपने याद रखनी है कि दो पर्सन क्या होते हैं? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट। तो इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट, ये हमारा हो गया पर्सन 1। और दूसरा हम लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा पर्सन नंबर 2। इसमें भी इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मींस पार्टनरशिप फर्म। जो हम पार्टनरशिप फर्म वगैरह रन कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस है, वो कहलाती है। वो कहता है दो पर्सन्स कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी दो आपस में हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल एक फर्म हो सकती है, दो कंपनीज आपस में हो सकती हैं, हुकूमतें आपस में। ये दो पर्सन जो हैं एसोसिएट्स कब हो सकते हैं? ये जो आप देखें दो डेफिनेशन, पहली ये इस बिल्कुल बॉटम पे, ये है डेफिनेशन एसोसिएट की। कहता है जी हम उनको दो पर्सन को उस वक्त एसोसिएट कहेंगे जब उनके दरमियान में रिलेशन है इस तरह का, when one may reasonably be expected to act in accordance with the intention of other, कि एक बंदा दूसरे बंदे के कहने पे कोई काम करेगा या नहीं करेगा, या when two or both persons may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of third person, या दोनों बंदे किसी तीसरे बंदे के कहने पे कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो आपकी आपस में एसोसिएशन बनी है, ये जो आपका रिलेशन है, इसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएट कह रहे होते हैं। जैसे बाप अगर बेटे को कहता है ये काम करो, तो बेटा वो काम करेगा, कहेगा ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करेगा। तो ये रिलेशन है, इसका मतलब बाप और बेटा क्या है? एसोसिएट्स हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका पार्टनर कहता है कि जी आपने ये काम नहीं करना, फर्म वो काम नहीं करेगी, एसोसिएट्स हैं। कॉलेज का मालिक कौन है? आतिफ आबिद साहब। वो कहते हैं ये काम नहीं करना, ये करेंगे। अब कॉलेज और वो आपस में क्या हो गए हैं? एसोसिएट्स हो गए हैं। तो मतलब एक बंदे के कहने पे दूसरा बंदा कोई काम करे या ना करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएट्स कह रहे होते हैं। और इस डेफिनेशन को, इन दो लाइनों को आपने रट्टा मारना है कि एसोसिएट्स क्या होते हैं। when two person are associate, remember two person are associates when one may reasonably be expected to act in accordance with the other, कि एक बंदा दूसरे के कहने पे काम करेगा, और both person may reasonably be expected to act in accordance with the third person, या तीसरे बंदे के कहने के ऊपर कोई ये काम करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। ये दो लाइनें किसके डेफिनेशन हैं? एसोसिएट्स की डेफिनेशन है। अब ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये है एसोसिएट की एक्सेप्शन। ये क्या है? ये है एसोसिएट की एक्सेप्शन, कि यहाँ पे भी दो बंदे या एक बंदा किसी के कहने पे काम कर रहा है, बट ये एसोसिएट नहीं है, वो है एम्प्लॉयमेंटशिप। अब एम्प्लॉयमेंटशिप में जो मालिक कहेगा मजदूर ने वही काम करना है, लेकिन उसको उस काम के पैसे मिलने हैं, वो नौकरी में है, उसका काम ही यही है कि बॉस के सामने क्या करनी है? जी हजूरी करनी है। तो वो एसोसिएट्स नहीं कहलाते, वो क्या है? हमारा एम्प्लॉयमेंटशिप कहला रहे होते हैं। तो ये लिख लें कहीं पे, एम्प्लॉयमेंटशिप जो है वो एसोसिएट्स की एक्सेप्शन है। एम्प्लॉयमेंटशिप जो है वो एसोसिएट्स की क्या है? एक्सेप्शन है। इसको आपने नहीं भूलना। तो एसोसिएट्स क्या होते हैं? when two person are said to be associate when one may reasonably expected to act in accordance with the other,
और बोथ पर्सन में रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ थर्ड पर्सन, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एसोसिएट्स कह रहे होंगे। और इसके एक्सेप्शन क्या है, एम्प्लॉयमेंटशिप जो है वो कभी भी एसोसिएट्स में नहीं आ रही होती। मैंने कल डेफिनेशन सबसे सुननी है, आज की जितनी डेफिनेशन करवाई है मैंने कल सारी सुननी है आप लोगों से, ये तो ये याद करके आपने आनी है, क्योंकि आज के डे में क्रैमिंग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अच्छा, ये तो एसोसिएट हो गया। अब ये देखते हैं सिनेरियोज। इस पेज पे जो आपने मार्क किया है ये डेफिनेशन थी, ये रट्टे मारने वाली चीज़ थी, ठीक है। अब अगले पेज पे आप मूव करेंगे तो यहाँ पे अब सिनेरियोज आएंगे, यहाँ से केस सिनेरियो आते हैं। पेपर में यहाँ से सवाल आया था। अब है कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि दो लोग जो हैं आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। अब वो कैसे होंगे एसोसिएट, वो देखते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको हम क्या कहेंगे, आपस में एसोसिएट्स मान रहे होंगे। पहला कौन सा है, इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव। कोई भी इंडिविजुअल या उसके जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो आपस में क्या है, एसोसिएट कहलाते हैं। बाप जो बेटे को कहेगा बेटा मानेगा, माँ जो कहेगी बेटा मानेगा। अपनी वाली माँ फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट्स हैं, कल को आपकी शादी हो जाती है, सही तो आपका होता नहीं है, अब क्या इंशाल्लाह साथ, सही तो होता नहीं ना। और आप लोग बैठ गए हैं जनरल स्टोर खोल के, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, शादी भी हो गई हुई है, आपके अब्बू आएंगे ना जाती वाले, आप उनसे फिर भी कुछ ना कुछ पैसे ले लेंगे। बताता हूँ, आपके अब्बू आएंगे ना जो जाती हैं, जो घर के हैं, उनसे अब थोड़े बहुत तो पैसे लेंगे, सामान बेचते हुए। ऐसे है कि जी अब्बू जी लॉस में दुकान जा रही है, घाटा पड़ रहा है, कॉस्ट पे निकलवा लेंगे। अगर अब्बू जान आते हैं पैसे लेंगे, आप उनको सामान भी फ्री में देंगे, आप उनको पैसे भी देंगे, आप उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने उनसे पैसे ले लिए तो वो क्या होगा, दिन आपका जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब ये क्या है, आपस में एसोसिएट्स हैं, हिम्मत है कि आप उनसे पैसे निकलवा के दिखाएं, नहीं है। तो ये एक इंडिविजुअल और एक उसका रिलेटिव क्या होता है, आपस में एसोसिएट्स कंसीडर हो रहे होते हैं। क्लियर है। उसके बाद है कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके मेंबर्स जो हैं वो भी क्या हैं, आपस में एसोसिएट्स हैं। अब आपने एक एबीसी फर्म खोली हुई है, पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म, उसका पार्टनर ए भी है, पार्टनर बी भी है और पार्टनर सी भी है। ये तीनों आपस में क्या है, एसोसिएट्स हैं। जो ए कहेगा वो बी और सी मानेंगे, जो सी कहेगा वो बी और ए मानेंगे। तो तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बात मान के चल रहे होंगे। तो ये क्या है, आपस में एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। क्लियर है। उसके बाद ये चीज़ आप देखिएगा, इसको समझिएगा कि ये हमारे पास ये पार्टनर्स क्या हैं, आपस में एसोसिएट्स हैं। अब देखिएगा कि ये एक पार्टनर और ये पूरी फर्म एबीसी फर्म, ये भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। कब, जब इस पार्टनर के पास 50% से ज्यादा का कैपिटल है। अगर एक पार्टनर अकेला 50% से ज्यादा का कैपिटल अपने पास रखता है तो फर्म और वो पार्टनर क्या हो जाएंगे, आपस में एसोसिएट। क्यों, बिकॉज इसके पास कितना कैपिटल है, 50% से ज्यादा अकेला। अब ये जो काम कहेगा पूरी फर्म को मानना पड़ेगा। ये कहेगा ये काम नहीं करना, पूरी फर्म काम नहीं करेगी, बिकॉज ये क्या है, अब इसके पास जो राइट है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर किसी एक पार्टनर के पास 50% ज्यादा शेयर है तो ये एक पार्टनर और पूरी की पूरी फर्म भी आपस में क्या होगी, एसोसिएट कहला रही होगी। इज दैट क्लियर। उसके बाद जो ट्रस्ट वगैरह हम क्रिएट करते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, एसोसिएट कंसिडर हो रहे होते हैं। ट्रस्ट में क्या होता है, बेनिफिशियरी कोई और है और केयर टेकर कोई और है, आप उसके लिए आप उसकी प्रॉपर्टीज के एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपस में एसोसिएट्स हैं। उसके बाद हुई थी बात रिलेटिव्स की। तो रिलेटिव्स वो हैं जो एक्सप्लेन किए गए हैं इन लॉ, वो है ये, वो नहीं कि हर बंदा रिलेटिव है, नहीं। रिलेटिव उसने हमें बता दिए हैं क्या, कि आपके इंसेस्टर, आपके अबाउजदाद मतलब दादा वगैरह हो गए, वो जो आपके डिसेंडेंट्स हैं वो इसमें आते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपके क्या है, रिलेटिव हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स के जो इंसेस्टर्स होंगे, परदादे, वो भी क्या हैं, आपके रिलेटिव हैं। जो ग्रैंड पेरेंट के डिसेंडेंट्स हैं मतलब आपके चाचे फूफो वगैरह, वो भी क्या हैं, आपके रिलेटिव होंगे। उसके अलावा अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी क्या है, आपका
रिलेटिव है। उसके अलावा जो स्पाउस है वो भी क्या होता है आपका रिलेटिव। और जो स्पाउस के रिलेटिव्स होते हैं मतलब उसका दादा, उसकी फूफो चाचा वगैरह, वो भी क्या होंगे आपके रिलेटिव कंसीडर होंगे। तो ये रिलेटिव और इंडिविजुअल क्या हैं आपस में एसोसिएट कंसीडर हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद सिनेरियो है कि दो कंपनीज भी आपस में एसोसिएट होती हैं, कि ये कंपनी और ये कंपनी भी क्या हैं आपस में एसोसिएट हैं। कब? जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा के शेयर्स हैं, या वोटिंग सिक्योरिटी है, या राइट टू अपॉइंट बोर्ड है, तो ये दो कंपनीज भी आपस में क्या कहलाएंगी? एसोसिएट्स कहला रही होगी। बिकॉज एक कंपनी के पास इतने शेयर्स हैं दूसरी कंपनी के कि वो उसको कंट्रोल कर सकती है, तो ये आपस में क्या होंगे? एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। अब रिमेंबर, ये एक कंपनी और एक एओपी जो हैं ये भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। कब? जब इस कंपनी के पास इस एओपी के 50% से ज़्यादा कैपिटल है, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? एसोसिएट कहला रहे होंगे। तो अब ये आपस में खेल सकते हैं। सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल के अलावा ए और फिर कंपनी की बात करें, अगर किसी के पास भी 50% से ज़्यादा का कैपिटल है, 50% ज़्यादा का सिक्योरिटी राइट्स वगैरह हैं, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? हमेशा ये एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। क्यों? बिकॉज अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% ज़्यादा शेयर ओन कर रही है, वो सब डिक्टेट करेगी, दूसरी कंपनी भी कभी भी उसके पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकेगी। तो इसलिए क्या कहलाएंगे आपस में? ये एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके अलावा एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो है, एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर और एक कंपनी, ये भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। कब? जब उस इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास उस कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा के शेयर वगैरह होंगे, तो ये भी आपस में क्या हो सकते हैं? एसोसिएट्स कहला सकते हैं। तो 50% के बेंचमार्क जो है वो आपने याद रखना है। बेशक वो इंडिविजुअल और कंपनी है, इंडिविजुअल और एओपी है, कंपनी और कंपनी है, कंपनी और एओपी है, ये आपस में सारे एसोसिएट हो सकते हैं। कब होंगे? जब 50% से ज़्यादा का उसके ऊपर जो है वो हो। हाँ, अगर दो बंदे मिलके किसी कंपनी के 50% शेयर ओन कर रहे हैं या एक बंदा मिलके कर रहा है, तो वो एसोसिएट है। अगर मियाँ बीवी ने जॉइंटली शेयर ओन कर लिए किसी कंपनी के, तो वो क्या कहलाएंगे? कंपनी और वो मियाँ बीवी आपस में एसोसिएट कहला रहे होंगे। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लें। ये सिनेरियोज़ हैं, इन सिनेरियोज को क्रैम नहीं करना, इनको अच्छी तरह पढ़ना है कि यार ये आपस में एसोसिएट्स होते हैं। इसमें से आपको केस स्टडी आएगी और जो पहले वाला पिछले पेज पे लिखा हुआ है उसको आप रटा मारने, वो डेफिनेशन एसोसिएट की। अगर पेपर में इतना डिफाइन एसोसिएट, वो जो पिछले पेज पे लिखा हुआ है आप वो लिख के आएंगे कि टू पर्सन आर सेड टू बी एसोसिएट व्हेन वन मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अदर, और बोथ पर्सन मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ थर्ड पार्टी, एंड एम्प्लॉयमेंटशिप जो है वो उसकी एक्सेप्शन होती है। ये 2 नंबर की डेफिनेशन है। जो अगले पेज पे लिखा हुआ है सारा वो क्या है? इसके सिनेरियोज हैं। इसमें से केस स्टडी आएगी, बताएं ये एसोसिएट है या नहीं है, आपने बताना होगा। इज दैट क्लियर? इसको अच्छी तरह पढ़ ले, फिर हम आगे चलते हैं। सीईओ हमेशा एम्प्लॉय में आते हैं। वो शेयर होल्डर है, अगर वो शेयर होल्डर भी है तो वो शेयर होल्डर प्लस एम्प्लॉय है। लेकिन अगर वो शेयर होल्डर और उसके शेयर 50% से ज़्यादा है, फिर वो एसोसिएट हो जाएगा। अगर 50% से कम है फिर वो एसोसिएट नहीं है, फिर वो सिंपल एम्प्लॉय ही ट्रीट होगा। इसको पढ़ना है नीचे। नहीं, वो 2 पार्टनर तो अलग हो जाएंगे। अगर दो पार्टनर है, फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर बाप और बेटा है और बेटा माइनर है, फिर हो सकता है। अगर 2 मेजर पार्टनर हैं, मतलब माइनर बेनिफिट नहीं हो सकता एक पार्टनर के लिए। हाँ, अगर मियाँ और बीवी मिलकर कर रहे हैं फिर तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, बिकॉज स्पाउस जो है वो डिपेंडेंट होती है।
उसको पढ़ भाई, मैंने सवाल पूछने हैं कल जो आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया हमने डिस्कस की है। इसमें से फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग है पेपर में और होती हैं। कहाँ लिखा हुआ, लिखा ज़रा। आपस में जो होते हैं क्लोजली रिलेटेड पर्सन जो होते हैं, आपके प्रॉक्सी वगैरह हो सकते हैं, आपके एजेंट्स हो सकते हैं, उनके थ्रू भी। आपको चलता पता सिलेक्स है क्या यहाँ पे आके, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो न्यूमेरिकली हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे न्यूमेरिकल्स की सारी एडजस्टमेंट इन दो कंसेप्ट्स के ऊपर बेस कर रही हैं। एक टाइम ऑफ सप्लाई है और दूसरी कौन सी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बगैर पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होता और टाइम ऑफ सप्लाई के बगैर पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें, मतलब क्या है इसका। फॉर एग्जांपल आप एडवांस पे करते हैं 1 अगस्त 23 को, आपको रिमेनिंग पेमेंट करते हैं 15 अगस्त 23 को। गुड्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं 1 सितंबर 23 को। इनवॉइस मिलती है आपको 5 सितंबर 23 को। आप गुड्स की डिलीवरी लेते हैं 10 सितंबर 2023 को। ये पूरा एक सिनेरियो है। सवाल है कि हम किस डेट के ऊपर अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे या किस डेट के ऊपर हम अपनी परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। ये है टाइम ऑफ सप्लाई। इतना सिनेरियो कम्प्लेक्स हो गया है कि बताएं, वैसे आपसे पूछना था ले मैन, हम किस डेट के ऊपर अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इनवॉइस, डिलीवरी और इनवॉइस कैरिज पे होगा और एडवांस पे कुछ नहीं होगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई का, क्या है और क्या नहीं। जैसे आपने कहा है इनवॉइस के ऊपर, लेकिन गलत है। हम इस डेट के ऊपर अपनी इनवॉइस रिकॉर्ड करेंगे जब गुड्स अवेलेबल हो गई हैं। बाकी सब कुछ क्या है हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। तो ये हमने अब डिस्कस करना है टाइम ऑफ सप्लाई। 11:30 पे किसकी क्लास है? छठी बात की आप थोड़ा सा ठीक है, सिर्फ कल ही करते हैं कंटिन्यू। कल तो मैंने सुनना है आप लोगों से और लिखवाना भी है किसी से बोर्ड के ऊपर। कल ही लाजमी पढ़ के आइएगा। कल हमारा ये डेफिनेशंस ख़त्म हो जाएंगी और कल फिर हम ये ख़त्म करके जो बाकी रूल्स हैं उस पर मूव करेंगे। गालिबन नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे को हमारा सेल्स टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। तो ये अगर आप साथ साथ करेंगे तो बेहतर है, बिकॉज कल की डेफिनेशंस के बाद सेल टैक्स कहाँ गया आपको समझ नहीं आनी, इसने उड़ जाना फ़ौरन ही। तो कल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल का कंसेप्ट करते हुए हमने साथ साथ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी क्या कर देने हैं, अपने स्टार्ट कर देने हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई जो हमने कल करना है। जो आज पढ़ उसको कल लाजमी पढ़ के आइएगा। कल मैंने सुनना है लाजमी सबसे।